हेलो स्टूडेंट्स। चलो, आज की क्लास में हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाले हैं। जितने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है, जल्दी से हैंड रेस अगर ऑडिबल है, आवाज़ सुनाई आ रहा है आपको, वीडियो दिख रहा है और आपको वीएमसी के लोगों के साथ नोटबुक दिख रही है। ओके, ठीक है। चलो, आज की क्लास में हम लोग करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। लास्ट क्लास में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स ले लिए थे फ्लूइड के। मैंने सोचा सारे ही टॉपिक्स इंक्लूड कर लूं, और पर्सनली मुझे क्लास करके उतना मजा नहीं आया। मुझे लगा कि नहीं, ये स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी, क्योंकि हमारे पास ऑब्वियसली बहुत लिमिटेड टाइम है और हम चाहते हैं कि इस टाइम से बेसिकली हमें ज्यादा से ज्यादा गेन होना चाहिए चीजें। मुझे ये समझ में आया कि सारे टॉपिक्स 1.5 घंटे में मैं ले लूं और थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ूं। इससे ज्यादा अच्छा होगा कि मैं 2-3 टॉपिक्स स्किप करूं, 2-3 टॉपिक्स लूं और उनके बारे में थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस करें, जिससे कि वो 2-3 टॉपिक्स हमारे इतने अच्छे से तैयार हो जाएं कि उनके क्वेश्चंस एग्जाम में हमसे हो जाए। ठीक है, तो एसएचएम में आज मैं यही करने वाला हूँ। एकदम सारा कुछ ना लेके हम बेसिक से शुरू करेंगे, उन चीजों पे जाएंगे जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, और अपना डिस्कशन को बहुत ब्रॉड ना रख के थोड़ा सा डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है, ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो हमको समझना चाहिए कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है। ऐसा मोशन जिसमें फिक्स्ड पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट चल रहा हो और वो मोशन एक पर्टिकुलर एक फिक्स टाइम के साथ रिपीट हो रहा हो, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो पहली चीज है पीरियोडिक मोशन। ठीक है, पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल क्या है? ऐसा, अगर ये सर्कुलर मोशन है, ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ये सर्कल पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, तो इसका मोशन को हम बोलेंगे पीरियोडिक मोशन, क्योंकि एक फिक्स टाइम के बाद ये अपने पाथ को रिपीट करेगा। ठीक, चलो इसका रेडियस को हम लोग ले लेते हैं ए। वो जो फिक्स टाइम जिसके बाद में पाथ रिपीट हो रहा होता है, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, है ना, टाइम पीरियड। तो इस केस में टाइम पीरियड अगर मैं आपको पूछूं, तो आपका जवाब होगा 2 पाई ए सर्कमफरेंस अपॉन अपॉन लीनियर स्पीड, मतलब कि ए ओमेगा, या फिर 2 पाई बाय ओमेगा टाइम पीरियड होगा। ठीक, अगली चीज आती है ऑसिलेशन। ये ऑसिलेशन क्या होता है? टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन। ठीक है, टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, वापस इसी सर्कल पे आते, चलो ये मैंने बना दिया एक सर्कल, इसका सेंटर ओरिजिन पे है, ये एक्स एक्सिस, ये वाला ऐसा वाई एक्सिस। अगर वापस से ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इस वाले पॉइंट से t इज इक्वल टू 0 पे इस वाले पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट शुरू हुआ, तो थोड़ी देर में यहाँ पे आएगा ये ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, ऐसा मूव करता चला जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट का एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन पूछूं आपको, तो आप बोलोगे कि जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो इसका एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन, ये देखो ये रेड मार्क में बना रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन। जब ये इधर ऊपर आया तो इसका एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन यहाँ पे आ जाएगा।
देन ये प्रोजेक्शन इधर शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये प्रोजेक्शन यहाँ शिफ्ट होगा, फिर यहाँ, यहाँ एंड आखिर में यहाँ। ठीक है, जब यहां से घूम के वापस ये अपनी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट जाएगा तो इसका प्रोजेक्शन भी ऐसा वापस पीछे की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा, ऐसा। कहने का मतलब कि जब ये ऑब्जेक्ट ये ऐसा एक सर्कल कंप्लीट करके वापस यहाँ पे पहुंचा, उतनी देर में इसका एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन था वो ये इस एक्सट्रीम a,0 से ये सीधा इधर -a,0 तक गया और वापस a,0 पे आ गया, है ना। तो इस ऑब्जेक्ट का जो मोशन था वो तो पीरियोडिक था, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का जो एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन था उसका मोशन, एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन जो था उसका मोशन पीरियोडिक होने के साथ ही साथ टू एंड फ्रो था, इसलिए ऑसिलेटरी भी था। एक खास तरह के पीरियोडिक मोशन को ऑसिलेशन बोलते हैं और ये ऑसिलेटरी मोशन था। सिमिलरली सिमिलरली अगर ग्रीन से मैं इसका वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन दिखाऊं, ये देखो, तो आप बड़े आराम से विजुलाइज कर पा रहे होगे कि ये ऑब्जेक्ट का जो वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन है वो भी ऑसिलेटरी मोशन में है ना। जब ये ऑब्जेक्ट ऐसा ऊपर गया तो ये वाई एक्सिस वाला प्रोजेक्शन ऐसा आया, फिर ये नीचे जाने लग गया तो ये ऐसा आया। ठीक है, जब जब ये ऑब्जेक्ट गोल गोल ऐसा घूम रहा होगा उसका वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन ऐसा, एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन ऐसा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मोशन कैसा है, पीरियोडिक। उसके एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है उनका मोशन कैसा है, पीरियोडिक तो है ही, साथ ही साथ ऑसिलेटरी भी है। ठीक है, अब उसके बाद में अपने काम के टॉपिक पे आते हैं जो कि है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये क्या चीज होती है, ये एक खास तरह का ऑसिलेशन होता है। एक खास तरह के पीरियोडिक मोशन को ऑसिलेशन बोलते हैं और एक खास तरह के ऑसिलेशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। इसकी खास बात क्या होती है, इन एसएचएम एक्सेलरेशन रिमेन्स directly proportional to the distance from a fixed point, and that fixed point is called mean position, and directed towards that fixed point। ठीक, चलो, अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अगर कोई ऐसा मोशन है जहां पे कि उस मोशन में रहने वाले ऑब्जेक्ट का, ऐसा कोई ऑसिलेटरी मोशन है जिसमें उस मोशन में रहने वाले ऑब्जेक्ट का एक फिक्स्ड पॉइंट जिसको हम मीन पोजीशन बोलेंगे उससे डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो एक्सेलरेशन, और साथ ही साथ उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर हो रखा है तो एक्सेलरेशन इधर की तरफ होना चाहिए, उसके उसके उस मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड हो। ऐसे ऑसिलेटरी मोशन को हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक, ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन। ये यहाँ पे जो दिखा रहा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स सम पॉजिटिव कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। राइट, यहाँ पे माइनस साइन का क्या मतलब है, जिधर डिस्प्लेसमेंट हुआ है एक्सेलरेशन उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। जहां पे भी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में ऐसी कंडीशन आपको दिख जाए उधर ही सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। ठीक,
चलो, अब हम लोगों ने इससे पहले जो सर्कुलर मोशन देखा था उसमें देख लेते हैं क्या उनके प्रोजेक्शन जो है उनका सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। तो आप देखो, अगर ऐसा वापस से मैं सर्कल बनाऊं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, अगर t इज इक्वल टू 0 पे यहां से कोई ऑब्जेक्ट शुरू हुआ, इस सर्कल का अगर रेडियस है a, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, a, 0। किसी टाइम t पे ये जिस भी पॉइंट पे पहुंचेगा एट टाइम t, ये वाला एंगल होना चाहिए ओमेगा टाइम्स टी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। अगर मैं आपको एक्स एक्सिस पे जो इसका प्रोजेक्शन है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस, मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट निकालने को बोलो, और y एक्सिस पे जो इसका प्रोजेक्शन है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस मतलब y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने को बोलो, तो आप बोल सकते हो यहां से हाइपोटेनस कितना है a, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, a cos ओमेगा t एंड y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, ठीक। अब अगर ये जो प्रोजेक्शंस हैं x एक्सिस पे और y एक्सिस पे, इनका सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है कि नहीं, ये अगर मेरे को पता करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट, ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट या मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में एक रिलेशन निकालना पड़ेगा, और हमें देखना पड़ेगा कि ये जो ऊपर इक्वेशन हमने लिखी है a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो चलो पहले केस में देखते हैं, dx बाय dt, dx बाय dt क्या होगा, a ओमेगा, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, एंड ये तो हुआ वेलोसिटी, एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इसका फिर से डिफरेंशिएशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, ठीक है। इसमें a cos ओमेगा टी की जगह पे आप वापस से x लिख सकते हो, तो ये बेसिकली होगा a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, है ना। ऊपर वाली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल गई। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी ऐसी इक्वेशन लिखी हुई है x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी, तो आप ये कंक्लूड कर सकते हो ये जिस भी ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, पोजीशन इक्वेशन है, वो सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहा है। सिमिलरली दो बारी डिफरेंशिएट करने पर ये सेकेंड इक्वेशन y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t को भी आप प्रूव कर सकते हो कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, ठीक। मोरओवर, अगर अगर इसी सर्कुलर पाथ पे ये ऑब्जेक्ट को हमने इनिशियली एक्स एक्सिस पे नहीं लिया होता, हमने इनिशियली एक्स एक्सिस से फाई एंगल पे ले लिया होता एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ये एक्स एक्सिस से फाई एंगल पे ऑब्जेक्ट रहा होता, तो किसी टाइम t पर इसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होता एट टाइम t, वो कितना होता, ओमेगा टी प्लस फाई। और इस केस में अगर एक्स एक्सिस पे मैं आपसे प्रोजेक्शन पूछता, ये वाली डिस्टेंस x इस केस में पूछता, तो इस केस में आपको x मिलता रहता था a cos ओमेगा t प्लस फाई, एंड y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई। ऑब्वियसली सर्कल में किसी भी पॉइंट से आप शुरू हो, अल्टीमेटली उसका प्रोजेक्शन तो सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करने वाला है, टू एंड फ्रो मोशन में ही रहेगा, इसको डिफरेंशिएट करके देखोगे वापस वही रिलेशन आएगा। तो हमने कंक्लूड क्या किया, हमने बेसिकली ये कंक्लूड कर लिया कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, या फिर x इज इक्वल टू प्लस माइनस a कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, ऐसी इक्वेशंस कभी भी लिखी हुई हो
तो वो एक पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रही होती है, जो कि सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहा है। अब इस तरह की इक्वेशंस के साथ आप बहुत कंफर्टेबल हो, ऐसी इक्वेशंस आपने अल्टरनेटिंग करंट्स में देखी हुई हैं, ठीक है। तो आपको इनसे रिलेटेड टर्म्स बहुत अच्छे से पता है, लेकिन एसएचएम का काइनेमेटिक्स पढ़ने के लिए हम चलो इन टर्म्स से रिलेटेड इन टर्म्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज है, सबसे पहले एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड क्या चीज है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। मतलब अगर ऐसी इक्वेशन लिखी हुई है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो x मैक्स क्या होगा? अगर मैं आपको पूछूं तो आप बोलोगे साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की मैक्सिमम वैल्यू तो हो सकती है 1, तो x मैक्स होगा a, जिसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड, ठीक। दूसरी चीज होती है टाइम पीरियड। मैंने आपको बताया था वो मिनिमम टाइम जिसमें ये पार्टिकल अपना एक बारी अपने मोशन को रिपीट करना शुरू करे, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। अब आप सोचो कि ये सारा कुछ हमने डिराइव करना शुरू किया सर्कुलर मोशन से। जो जो सर्कुलर पाथ पे ऑब्जेक्ट एक बार में एक सर्कल जब तक कंप्लीट करेगा, उतनी देर में उसका एक्स एक्सिस का जो प्रोजेक्शन होगा वो एक बार अपना राउंड ट्रिप कंप्लीट करेगा, और वाई एक्सिस वाला भी प्रोजेक्शन एक बार अपना राउंड ट्रिप कंप्लीट कर लेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो सर्कुलर पाथ का टाइम पीरियड था, वही वही सिंपल हार्मोनिक मोशन का भी टाइम पीरियड हो जाना चाहिए प्रोजेक्शंस के। और वो वैल्यू कितनी थी? वो वैल्यू थी 2 पाई बाय ओमेगा। ये ओमेगा जो सर्कुलर पाथ का एंगुलर वेलोसिटी था, उसको यहाँ पे हम लोग बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक। टाइम पीरियड के बाद में, हाँ, बाय द वे 1/टाइम पीरियड क्या होता था? फ्रीक्वेंसी। आपको मालूम है फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। यूनिट क्या होती है फ्रीक्वेंसी की? हर्ट्ज, सेकेंड इनवर्स या फिर हर्ट्ज, ये सब कुछ आपको मालूम है। उसके बाद में एक टर्म है यहाँ पे फाई। फाई को हम बोलते हैं फेज कांस्टेंट। ये जो आखिर में ओमेगा टी के बाद में फाई लिखा हुआ है, ये ओमेगा टी प्लस फाई, इस पूरे टर्म को हम बोलते हैं फेज। और फाई जो कांस्टेंट लिखा होता है टाइम के इंडिपेंडेंट वाला टर्म, उसको बोलते हैं फेज कांस्टेंट। ये फेज कांस्टेंट का सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंस है, इट डिटरमाइंस इनिशियल पोजीशन। याद है जब फाई की वैल्यू जीरो थी तो एक्स एक्सिस पर से शुरू हुआ था पार्टिकल, जब फाई की वैल्यू नॉन जीरो थी तो किसी और पॉइंट से शुरू हुआ था, बस। और फाई से ना तो टाइम पीरियड चेंज होता है, ना तो एम्पलीट्यूड चेंज होता है, ना तो मोशन चेंज होता है, कुछ नहीं चेंज होता। सिर्फ और सिर्फ फाई क्या डिटरमाइन करता है? इनिशियल पोजीशन, ठीक। चलो, तो ये तीन बेसिक टर्म्स तो हमें मालूम होने चाहिए। अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का काइनेमेटिक्स, ठीक है। सपोज हमारे पास एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहा है, जिसका पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ठीक है। अगर इस पार्टिकल का मेरे को वेलोसिटी निकालना है,
टाइम के साथ साथ, तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, है ना। तो वेलोसिटी हम लिख सकते हैं dx बाई dt, जो कि होगा a ओमेगा cos ओमेगा टी। चेन रूल से डिफरेंशिएट करोगे, sin ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है cos ओमेगा टी, और ओमेगा टी को भी डिफरेंशिएट करोगे तो ओमेगा एक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला तो मिला मुझे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे cos ओमेगा टी की जगह पे लिखूं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी की जगह पे x अपॉन ए पुट करो, तो ये होगा a ओमेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, या फिर ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो, आपके पास वेलोसिटी के दो फॉर्मूले हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। पहला वाला फॉर्मूला वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रहा है, मतलब जब मैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपको वेलोसिटी पूछूंगा तो पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। दूसरा वाला फॉर्मूला वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दे रहा है, मतलब किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे मैं आपको वेलोसिटी पूछूं तो आप सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ठीक। चलो, अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। फर्स्ट इक्वेशन को फर्दर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन हमें मिलेगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये हुआ एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एंड इसमें a साइन ओमेगा टी की जगह पे अगर हम x पुट करें तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये हुआ एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। क्लियर। तो यहां पे काइनेमेटिक्स में मैंने आपको चार फॉर्मूले बता दिए, कोई सी भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगी, उसको आप डिफरेंशिएट करोगे आपको चार फॉर्मूले मिल जाएंगे। बाय द वे, ये जितने भी फॉर्मूले लिखे हुए हैं इसमें से जो आखिर वाला है, फोर्थ वाला, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कभी भी किसी भी जगह पे आपको ये कंक्लूड करना होता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है, आपको बस ढूंढना होता है ऐसा रिलेशन, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। मैंने a और x के ऊपर वेक्टर साइन नहीं लगाया है, इसलिए क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मोशन में, अगर टू एंड फ्रो मोशन में है तो वेक्टर्स को भी स्केलर की तरह हम लोग लिख सकते हैं। अगर स्ट्रिक्टली आपको देखना है तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, तो दो फॉर्मूले हैं जो कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को टाइम से रिलेट कर रहे हैं, और दो फॉर्मूले ऐसे हैं जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को पोजीशन के साथ में रिलेट कर रहे हैं। इससे आगे हम लोग चले, इससे पहले पहले जितना हम लोगों ने समझा है उसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल is given by x is equal to 6 sine pi by 3t plus pi by 6. Find initial position, initial velocity, initial acceleration, amplitude, phase constant, time period and frequency। चलो,
position, velocity and acceleration at t is equal to 1 second, maximum velocity, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ठीक है, इतने पार्ट्स हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, इसमें ऑलमोस्ट वो सारी चीजें आ जाएंगी जो कि काइनेमेटिक्स के ऊपर जितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आप कॉपी और पेन लेके बैठे होगे, जल्दी से 2 मिनट का टाइम लो और ये सारे पार्ट्स कैलकुलेट करो। ओके, बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किया है, गुड। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, इनमें से कोई सा भी पार्ट ऐसा नहीं है जो आपको समझ नहीं आ रहा होगा। ठीक है, आपके एग्जाम में इतने ही सिंपल क्वेश्चंस आएंगे और यही वाले जो सिंपल क्वेश्चंस आएंगे यही आपको करने हैं। ठीक है, आप हमेशा एग्जाम में, जब मैं बार बार आपको क्रैश कोर्स में ये बोल रहा हूँ, मैंने जितने भी नीट के आपके एग्जाम होते हैं, जब भी वो पेपर होता है, मैं हमेशा वो पेपर लेके बैठ के स्टिपुलेटेड टाइम में उनको सॉल्व करने बैठता हूँ। तो ये पता पड़ता है कि वो पेपर इस तरीके से डिजाइंड होता है कि 70 to 75% क्वेश्चंस आप इजीली कर सको, 25% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट करेंगे। अगर वो 25% क्वेश्चंस में आप उलझे तो बाकी का 75% बर्बाद हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप हमेशा ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस ढूंढोगे। जैसे ये क्वेश्चन में मैंने बहुत सारे पार्ट्स दिए हैं और सारे ही पार्ट्स बहुत सिंपल है। ठीक है, अगर इसमें से कोई सा भी पार्ट आपको एग्जाम में आ जाए तो आपको जरूर से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले तो अगर इस इक्वेशन को x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव से कंपेयर करोगे तो एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए बच्चों? 6 यूनिट्स, है ना? ऑब्वियसली मीटर में या ऐसा यूनिट में, जिसमें भी दिया होगा वो 6 यूनिट। फेज कांस्टेंट कितना होना चाहिए? पाई बाय 6 रेडियंस ऑब्वियसली। टाइम पीरियड क्या होता था? ओमेगा कितना होगा? ओमेगा होगा पाई बाय 3 और टाइम पीरियड कितना होता था? 2 पाई बाय ओमेगा। तो टाइम पीरियड होगा 2 पाई अपॉन पाई बाय 3, मतलब 6 सेकेंड ना। 2 पाई अपॉन पाई बाय 3, 6 सेकेंड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी अगर आपको निकालना है तो फ्रीक्वेंसी होगा 1/6 हर्ट्ज। ठीक, उसके बाद में अगर मैं आपको इनिशियल पोजीशन पूछूं, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल का क्या मतलब होता है? जब आपने स्टॉप वॉच चलाया, जब टाइम का वैल्यू 0 था, तो ये पोजीशन वाली इक्वेशन जो है उसमें टाइम की वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो इनिशियल पोजीशन क्या आएगा? x नॉट इज इक्वल टू 6 साइन पाई बाय 6। साइन पाई बाय 6 होता है हाफ, तो ये कितना होगा? 3 यूनिट्स। ऐसा यूनिट में होगा तो 3 मीटर। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो वेलोसिटी के लिए अगर देखो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे तो 6 के बाद में साइन का डिफरेंशिएशन तो आएगा cos मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 3t प्लस पाई बाय 6, और
कॉस के अंदर ये जो पाई बाय 3 टी प्लस पाई बाय 6 है, इसको चेन रूल से डिफरेंशिएट करोगे तो पाई बाय 6 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0, पाई बाय 3 टी का डिफरेंशिएशन आएगा पाई बाय 3, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे। सिमिलरली एक्सेलरेशन निकालना है तो इसको फर्दर एक और बार डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ पे आएगा कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस आता है -6, कॉस का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन, तो यहाँ पे साइन पाई बाय 3 टी प्लस पाई बाय 6 एंड पाई बाय 3 टी में से पाई बाय 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा पाई बाय 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब टाइम की वैल्यू अगर यहाँ वेलोसिटी वाली इक्वेशन में पुट करोगे 0 तो आपको v नॉट मिलेगा 6 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 3, मतलब कि 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय cos पाई बाय 6। cos पाई बाय 6 कितना होता है बच्चों? √3/2 है ना, जो कि हो जाएगा √3 पाई मीटर पर सेकेंड। अगर इनिशियल एक्सेलरेशन चाहिए तो तीसरी वाली इक्वेशन में टाइम की वैल्यू 0 डालो, तीसरी वाली इक्वेशन में टाइम की वैल्यू 0 डालोगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे ख्याल से माइनस 3, क्योंकि हाफ हो जाएगा -3 पाई स्क्वायर अपॉन 9 या फिर -पाई स्क्वायर अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ठीक है। उसके बाद में पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। वापस से हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, उसमें टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड पुट करते हैं। टाइम की वैल्यू एक सेकेंड पुट करने पे आपको पोजीशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड मिलेगा। यहाँ पे देखो टाइम का वैल्यू 1 पुट करोगे तो साइन पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 क्या हो जाएगा? साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 1 होता है तो ये आएगा 6 मीटर। वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड अगर आपको जानना है तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड देखोगे cos पाई बाय 3 कितना, cos पाई बाय 2 कितना हो जाएगा? 0। एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड चाहिए तो वापस से साइन पाई बाय 2 1 हो जाएगा, तो ये एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? -6 पाई स्क्वायर अपॉन 9 या फिर 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड ना, पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब उसके बाद में बात करते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी की। मैक्सिमम वेलोसिटी तो आप देखो मैक्सिमम वेलोसिटी तब होगी जब ये कॉस वाला टर्म, ये है मैक्सिमम, मतलब ये जो रेड कलर से मैं दिखा रहा हूं आपको, ये है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम में अगर ये कॉस वाला टर्म टाइम डिपेंडेंट है, ये कॉस वाले टर्म की जब वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। कॉस वाले टर्म की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी? कॉस वाले टर्म की वैल्यू मैक्सिमम होगी 1। तो यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 6 पाई बाय 3 या फिर पाई बाय 2 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम तब होगा जब ये साइन वाला टर्म अपना मैक्सिमम अटेन करे। मैग्नीट्यूड अगर हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा? आई मीन 6 पाई स्क्वायर अपॉन 9 या फिर 2/3 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनफैक्ट पिछले पेज में जो हम लोगों ने काइनेमेटिक्स पढ़ा था वहां पे ये दो कंक्लूजन्स को हम और ऐड कर लेते हैं। पहला कि ये जो वेलोसिटी हम लोगों ने लिखा था इसमें अगर मेरे को v मैक्स निकालना है, v मैक्स मैक्सिमम वेलोसिटी, तो वो कितनी होगी बच्चों? cos ओमेगा t की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा? a ओमेगा। ठीक है, और ये मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे आएगी? अगर ये मैं आपको पूछूं तो आप सोचो कि cos ओमेगा t 1 कब होगा? when sin ओमेगा t is equal to 0, मतलब मीन पोजीशन। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी होती है एट द मीन पोजीशन। ठीक, सिमिलरली अगर मैं आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालने को पूछूं तो आप ये थर्ड वाली इक्वेशन देखो। थर्ड वाली इक्वेशन में मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा व्हेन sin ओमेगा t इज इक्वल टू 1 या -1। sin ओमेगा t 1 या -1 कहां होगा? एक्सट्रीम पोजीशन पे, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और उस वक्त ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा? ओमेगा स्क्वायर ए, आई एम सॉरी, कैपिटल ए ओमेगा स्क्वायर। ठीक, तो अब हमें याद क्या रखना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है? एम्पलीट्यूड टाइम्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी।
मैक्सिमम एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होता है? एम्पलीट्यूड टाइम्स स्क्वायर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी होती कौन सी जगह पे है? अगर जैसे ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है, ये है मीन पोजीशन, ओरिजिन के अबाउट ये ऑसिलेट कर रहा है, ये है a कॉमा 0 फर्स्ट एक्सट्रीम और ये है माइनस a कॉमा 0 सेकेंड एक्सट्रीम। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी होती है मैक्सिमम। ठीक है, कितनी? a ओमेगा मीन पोजीशन पे। और मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन कितना होता है बच्चों? 0। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होती है और एक्सेलरेशन कितना होता है? अगर मैग्नीट्यूड देखोगे एक्सेलरेशन का तो होता है ओमेगा स्क्वायर a मैक्सिमम। ठीक है ना, यहां पे भी v इज इक्वल टू 0 और एम्पलीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a, जो कि है a मैक्स। ठीक है, हाँ, ये दोनों ही एक्सट्रीम्स पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी? अगर ये वाले पॉइंट पे हम लोग एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखें तो मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड रहेगा, इधर की तरफ होगा a मैक्स, और यहां पे अगर देखें तो ये भी मीन पोजीशन की तरफ, इधर की तरफ। ठीक है, ऐसा। ठीक, इतनी बात जितने सारे लोगों को क्लियर है जल्दी से हैंड रेज। अभी तक पिछले 35-40 मिनट के अंदर अंदर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन का काइनेमेटिक्स देखा है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। गुड गुड, चलो आगे देखते हैं। ठीक, अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चंस सिंपल हार्मोनिक मोशन के भी बहुत आसान हो जाएंगे और एसी के भी बहुत सारे क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि आपके पास नया पेज ले लेते हैं, चलो चलो एक टेबल बनाते हैं, वो हमारे बड़े काम की होगी। सपोज हमारे पास एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहा है, उसकी पोजीशन इक्वेशन है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि इधर इधर मैं लिखता हूं टाइम और यहां पे पोजीशन, अगर मैं टाइम की वैल्यू 0 पुट करूं, टाइम की वैल्यू 0, तो पोजीशन क्या आएगा? ऑब्वियसली 0। ठीक है, अगर मैं टाइम की वैल्यू पाई बाय 6 ओमेगा पुट करूं, पाई बाय 6 ओमेगा, पाई बाय 6 ओमेगा, तो यहां पे देखो पाई बाय 6 ओमेगा पुट करूंगा तो ओमेगा और ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा पाई बाय 6। साइन पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है? हाफ। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? a बाय 2। मोर ओवर ये पाई बाय 6 ओमेगा को आप टाइम पीरियड का 1/12 भी बोल सकते हो, टाइम पीरियड का 1/12, है ना, क्योंकि इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पाई बाय ओमेगा होगा और नीचे 12 बचेगा, ये बेसिकली है t बाय 12। ठीक, अगर मैं t की वैल्यू t बाय 4 पुट करूं, t बाय 4, t बाय 4 का मतलब क्या होता है? t की वैल्यू होती है 2 पाई बाय ओमेगा, तो ये होगा मेरे ख्याल से पाई 2 पाई बाय 4 ओमेगा, मतलब कि पाई बाय 2 ओमेगा ना। ठीक, तो यहाँ पे पाई बाय 2 ओमेगा अगर पुट करोगे, ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 होगी और x की वैल्यू कितनी होगी? a। चलो अब ये कर क्यों रहे हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक टेबल मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो टेबल हमारे कौन से काम आने वाली है वो समझने की कोशिश करते हैं।
ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में किस तरीके से हमें हेल्प करेगा देखते हैं। ये था ओरिजिन, यहां पे t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल था। ओरिजिन से ये आगे ऐसा बढ़ना शुरू हुआ, यहां पे आया एम्पलीट्यूड का हाफ डिस्टेंस, एम्पलीट्यूड के हाफ डिस्टेंस पे ये टाइम पीरियड का 1/12 टाइम में पहुंचा था, और एम्पलीट्यूड पे टाइम पीरियड का 1/4 टाइम में पहुंच गया, है ना। इसका मतलब अगर ये वाला टाइम इंटरवल मैं आपको पूछूं तो वो है t/12, और ये वाला टाइम इंटरवल में आपको पूछूं तो वो होना चाहिए बेसिकली t/4 में से t/12 माइनस करोगे, t/4 माइनस t/12 होगा 2t/12 मतलब t/6, t/6। ठीक है, क्लियर। अब ये याद रखना, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन का हाफ डिस्टेंस, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन का हाफ डिस्टेंस कवर करने में टाइम कितना लगता है, टाइम पीरियड का 1/12, और उस हाफ डिस्टेंस से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में टाइम कितना लगता है, टाइम पीरियड का 1/6। ठीक, और इसका ये भी मतलब है कि ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो वहां पे ये जो टेबल मैं कंप्लीट करने जा रहा हूं ये आपके बड़े काम आएगी। ठीक है, अब यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचने के बाद ये पार्टिकल वापस आना शुरू होगा, वापस आना शुरू होगा तो फिर से a/2 पोजीशन पड़ेगी, वो a/2 पोजीशन पे कितने टाइम में पहुंचेगा अगर ये मैं आपको पूछूं तो आप बोलोगे t/4 में वापस से t/6 ऐड कर देना, t/4 और t/6 ऐड करोगे तो कितना होगा, ये t/4 प्लस t/6 इज इक्वल टू होगा 5t/12, 24 नीचे आएगा 10t/12, हाँ 5t/12। ठीक है, उसके बाद फिर वापस से मीन पोजीशन पे पहुंचेगा, वापस मीन पोजीशन पे कब पहुंचेगा, t/4 प्लस t/4 मतलब t/2 टाइम पे। ठीक है, फिर ओरिजिन पे पहुंचने के बाद फिर ये नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाने शुरू करेगा, -a/2 पे आएगा, और फिर a पे, -a/2 पे अब कितने टाइम पे पहुंचेगा अगर ये मैं आपको पूछूं तो आप बोलोगे फिर यहां से t/12 टाइम लगेगा, t/2 प्लस t/12, t/2 प्लस t/12 ये होना चाहिए 7t/12। फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पे पहुंचेगा -a, वहां पे t/2 प्लस t/4, तो ये टाइम कितना होगा 3t/4। फिर ये नेगेटिव एक्सट्रीम से वापस उसके हाफ तक आएगा -a/2 पे, और वो टाइम कितना होगा t माइनस t/12, आई मीन 11t/12। ठीक, और वापस ओरिजिन पे आ जाएगा टाइम पीरियड पे। ठीक है, अब ये यहाँ पे जितनी भी टाइम और उसके अंदर पोजीशन की वैल्यूज लिख दी मैंने अब। ठीक है, ये वैल्यूज एक दो बार अगर आप बस अपने जहन में रख लो, अच्छे से याद कर लो, तो आपको खुद ही एहसास होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में वेव्स में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में और अल्टरनेटिंग करंट में बहुत बारी आपको वैल्यूज लिखनी भी नहीं पड़ेंगी, आप सीधे से देख के बता पाओगे कि आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम लोग शुरुआत करते हैं ऐसे सिस्टम्स के बारे में बात करने की जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्चुअली कर रहे होते हैं। ठीक है ना, ऐसे सिस्टम का डायनेमिक्स देखने वाले हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं, और ये जो टेबल अभी मैंने बनाई है अभी आगे इनका क्वेश्चन में एप्लीकेशन रहेगा, क्या एप्लीकेशन रहेगा मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अगर एक स्प्रिंग मास सिस्टम है जिसमें एक मास, छोटा सा ब्लॉक, उसको स्प्रिंग के एक एंड से हमने कनेक्ट कर दिया, और इस पूरे सिस्टम को एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे ऐसा रख दिया, स्प्रिंग का दूसरा एंड को हमने फिक्स कर दिया एक वॉल से। अगर इस ब्लॉक को मैंने थोड़ा सा ऐसा डिस्प्लेस किया x डिस्टेंस, तो आपको मालूम है स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, स्प्रिंग की एक इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, और इसलिए ये ब्लॉक का कुछ एक्सेलरेशन आएगा।
अगर मैं आपको पूछूं कि इस ब्लॉक को अगर स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ के साथ ये ब्लॉक कनेक्टेड था, इस ब्लॉक को अगर आपने कितना डिस्प्लेस किया है, उसके हिसाब से अगर इसके ऊपर लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करो तो कितना आएगा, तो आपका जवाब होगा कि अगर ये ब्लॉक यहाँ पे पहुंच गया तो स्प्रिंग इसके ऊपर जो रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा वो रिस्टोरिंग फोर्स इधर की तरफ होगा और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, kx। अगर ये फोर्स को मैं वेक्टर साइन के साथ लिखूं तो मुझे ऐसा लिखना चाहिए, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये बेसिकली जिधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ फोर्स उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आया। देखो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर की तरफ एंड फोर्स वेक्टर उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस साइन लगाना चाहिए। सही है। अगर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने को बोलूं मैं आपको, तो आप बोलोगे फोर्स को मास से डिवाइड करना, तो कितना होगा, माइनस के अपॉन एम मल्टीप्लाइड बाय एक्स। अब ये इक्वेशन देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि एक्सेलरेशन पहली बात तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जो एसएचएम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने लिखी थी, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, उससे तो ये मैच करती है। तो इसका मतलब ये पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। और आपको कोई सा भी ऑब्जेक्ट अगर मिले, अगर आपको ये प्रूव करना हो कि वो सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहा है, तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको उसके ऊपर फोर्सेस कैलकुलेट करने होंगे और ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो जो फोर्स आया उससे जो एक्सेलरेशन मिला वो इस फॉर्म में मिल रहा है। ठीक। अब यहाँ से अगर मैं आपको ओमेगा की वैल्यू पूछूं तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करके। और इसलिए टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम अपॉन के। ठीक है, ये होगा टाइम पीरियड। सिंपल था, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम। अब इसके ऊपर हम लोग करते हैं एक क्वेश्चन। ये देखो, ये है हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये है स्प्रिंग मास सिस्टम, इसमें एक ब्लॉक था उसका मास m और इससे कनेक्टेड स्प्रिंग, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट k। ये है ओरिजिन। स्प्रिंग जब अपनी नेचुरल लेंथ में था, ये है स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ ऐसा, तब उसका ये ब्लॉक वाला एंड ओरिजिन के साथ कोइंसाइड करता था। ठीक। तो इसका मतलब अभी जो सिचुएशन है उसमें स्प्रिंग कंप्रेस्ड है। मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है -a,0, तो स्प्रिंग में हमने कंप्रेशन कितना दिया, a यूनिट्स का कंप्रेशन दिया। ठीक है। अब इसको अगर मैं छोड़ दूं तो ये ब्लॉक ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट करते वक्त उसका ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कितना होगा, a, है ना। मतलब ये यहां से मीन पोजीशन पे जाएगा, मीन पोजीशन से फर्दर ये a,0 तक जाएगा। ठीक है, वहां से टकराएगा फिर वापस आएगा और ऐसा ऑसिलेट करता रहेगा। अगर मैं टाइम पीरियड आपको पूछूं तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम अपॉन के होता था, हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था। ठीक। क्वेश्चन क्या है कि ये जो मीन पोजीशन है और ये वाला एक्सट्रीम पोजीशन है, उसके बीच में एक वॉल है, ये रेड कलर की वॉल आपको दिख रही है, कहां पे है, a/2, 0 पे। ठीक। अब क्या होगा, ये ब्लॉक अपना पूरा मोशन कंप्लीट तो नहीं कर पाएगा, है ना। ये यहां से इस ब्लॉक इस वॉल तक जाएगा, वहां से टकराएगा और वापस आएगा, है ना। तो क्वेश्चन है, इफ कोलिशन बिटवीन द ब्लॉक and the wall is elastic, find time period of motion of the block। ठीक, चलो करो, 1 सेकंड का टाइम, 1 मिनट का टाइम, जल्दी से सॉल्व करो।
चलो देखते हैं। सबसे पहले ये वॉल नहीं होती तो टाइम पीरियड कितना होता? अगर ये वॉल नहीं होती तो टाइम पीरियड होता 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन के। अभी अभी हमने सीखा था, ठीक। और उसके पहले मैंने एक टेबल बनाई थी। वो टेबल के अंदर मैंने आपको बोला था कि 0 से a/2 तक जाने में जो टाइम लगता है वो लगता है t/12, एंड a/2 से a तक जाने का टाइम होता है t/6। है ना, वो टेबल बनाई थी और मैंने बोला था कि वो टेबल को लर्न कर लेना, काम आएगा, ठीक है। अब अगर a/2 से a तक जाने में t/6 टाइम लगता है तो वापस आने में भी t/6 टाइम लगेगा, है ना। तो a/2 से a तक जाने वाला टाइम और वहां से वापस आने वाला टाइम वो कितना हुआ? t/3, ठीक है। अब ये पार्टिकल जब बीच में दीवार बन गई, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो सब कुछ एक जैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, एनर्जी में कोई कमी नहीं आ रही क्योंकि कोलिजन तो इलास्टिक है। बस ये a/2 से a तक जा नहीं पा रहा और वहां से वापस नहीं आ पा रहा। तो ये वाला टाइम t/6 और ये वाला वापस आने वाला टाइम t/6 बच गया। तो नया टाइम जो लगना चाहिए मोशन में t डैश, वो होना चाहिए t माइनस t/6 प्लस t/6 या फिर t/3। तो ये हो जाएगा 2t/3। तो एक्चुअल जो टाइम पीरियड था उसका 2/3 कर दो, है ना। तो ये t डैश क्या होगा? 4 पाई/3 अंडर रूट ऑफ m अपॉन के। अब अगर आपको पहले वाली टेबल नहीं याद हो, उस टेबल में भी सारी वैल्यूज नहीं याद रखनी, बस इतना याद रखना है 0 से एम्पलीट्यूड का हाफ तक जाने में टाइम पीरियड का 1/12 टाइम लगता है, एम्पलीट्यूड के हाफ से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में टाइम पीरियड का 1/6 टाइम लगता है। अगर इतनी चीज आपको पता हो तो बहुत सारी इक्वेशंस बनाने से आप बच जाओगे। अगर ये फैक्ट आपको ना पता हो, आप इसको सॉल्व करना चाहते हो, तो फिर इक्वेशन लिखो, इक्वेशन लिख के वैल्यूज पुट करो और फिर उसमें माथापच्ची करते रहो, बहुत टाइम लग जाएगा। फिर आपको अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, आपको सॉल्व करना हो, तो मेरी सलाह होगी आप मत सॉल्व करो, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, दूसरा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग मास सिस्टम देखते हैं। अगर 3 स्प्रिंग्स कनेक्टेड होते एक ब्लॉक से जिसका मास m, ये स्प्रिंग्स का कांस्टेंट है k1 k2 एंड k3। अगर ये ब्लॉक को x डिस्टेंस आपने मूव किया तो इस बार इस ब्लॉक के ऊपर फोर्सेस कौन कौन से आएंगे? तीनों स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा x, इधर आएगा k1x, यहाँ पे फोर्स आएगा k2x और यहाँ पे फोर्स आएगा k3x। ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में, और इसलिए हम लोग फोर्स को माइनस साइन के साथ लिख सकते हैं। फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ k1 प्लस k2 प्लस k3 मल्टीप्लाइड बाय x। एक्सेलरेशन कितना होगा? माइनस ऑफ k1 प्लस k2 प्लस k3 अपॉन m मल्टीप्लाइड बाय x। अगर a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x से कंपेयर करोगे तो आपको ओमेगा मिलेगा अंडर रूट ऑफ k1 प्लस k2 प्लस k3 अपॉन m। इसका मतलब हम बोल सकते हैं ओमेगा होता है अंडर रूट ऑफ k इक्वलेंट अपॉन m, where k equivalent is equal to k1 plus k2 plus k3। इस केस में जैसा हम लोगों ने पैरेलल में कनेक्ट किया है, ठीक है। और k 1 अपॉन k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2 प्लस 1 अपॉन k3 होता अगर ये स्प्रिंग सीरीज में लगे होते, आपको मालूम है, ठीक है। तो अगर एक से ज्यादा स्प्रिंग्स कनेक्टेड होंगे तो आप टाइम पीरियड बिल्कुल आराम से निकाल लोगे। बस ओमेगा की वैल्यू आपको क्या लिखनी है? k इक्विवेलेंट अपॉन m। यहाँ पे k इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी k1 plus k2 plus k3 and so on for parallel combination, and 1 upon k equivalent is equal to 1 upon k1 plus 1 upon k2 plus 1 upon k3, ऐसा for series combination, ठीक है। चलो ये तो हुआ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम। अब बात करते हैं वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम की।
अगर ऐसा एक स्प्रिंग के साथ में आपने ब्लॉक को कनेक्ट किया और बस छोड़ दिया, तो ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये स्प्रिंग में कुछ एक्सटेंशन या कंप्रेशन होगा या नहीं, तो आपका जवाब होगा हाँ, इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना होगा, तो आप बोलोगे इस ब्लॉक के ऊपर लग रहा है वेट नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ फोर्स kx, आप बोलोगे के एक्स नॉट बोल देते हैं, के एक्स नॉट इज इक्वल टू एम जी, और यहां से एक्स नॉट इज इक्वल टू एम जी अपॉन के। ठीक, तो ब्लॉक अभी रेस्ट पे है, उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन उसमें एक्सटेंशन है एम जी अपॉन के। यही बेसिक डिफरेंस होता है हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम एंड वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम में। हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम में जब ब्लॉक रेस्ट पे था, इक्विलिब्रियम पे था, तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में था। वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम के अंदर जब ब्लॉक रेस्ट पे है, तो स्प्रिंग में कुछ एक्सटेंशन है, कितना, एम जी अपॉन के। नाउ अब इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से आप इसको थोड़ा सा और नीचे डिस्प्लेस करो, ठीक है। मान लेते हैं इसमें फर्दर एक्सटेंशन लेके आते हैं एक्स, तो जो अगला एक्सटेंशन लेके आया एक्स, जो एक्स नॉट एक्सटेंशन था, उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो इलास्टिक फोर्स था, उसको तो एमजी बैलेंस कर रहा था। जो और डिस्प्लेसमेंट आप नीचे की तरफ करोगे, एक्स थोड़ा सा और डिस्टर्ब किया आपने, तो उसको उसको बैलेंस करने के लिए कोई भी फोर्स नहीं है ना। तो तो हम ऐसा बोल सकते हैं वो रिस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। और यहां से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के अपॉन m मल्टीप्लाइड बाय x आएगा, और ओमेगा वापस से आ जाएगा अंडर रूट ऑफ के अपॉन m। ठीक, तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम में एंगुलर फ्रीक्वेंसी का कोई फर्क नहीं होता, टाइम पीरियड का कोई फर्क नहीं होता, फर्क सिर्फ किस चीज का होता है, मीन पोजीशन पे स्प्रिंग का। स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में होता है हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम में, और वर्टिकल मास स्प्रिंग मास सिस्टम में स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में नहीं होता। ठीक, अब ये स्प्रिंग के तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एग्जांपल दोनों मैंने आपसे बता दिया। अब आधे घंटे की क्लास और बची है, सिर्फ सिंपल पेंडुलम हो सकता है मैं और डिस्कस कर दूं। उसके बाद में होते तो ऐसे बहुत तरह के ऑसिलेटरी सिस्टम्स होते हैं, जिनके बारे में मैं ये क्लास में डिस्कस नहीं करूंगा, है ना। लेकिन हम लोग एक तरीका ऐसा अख्तियार कर लेते हैं जिससे कि कोई सा भी सिस्टम आए, हम उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट कर पाए, ठीक है। तो कभी भी आपके एग्जाम में कोई सा भी सिस्टम गिवन हो, उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का सिर्फ और सिर्फ बड़ा सिंपल सा तरीका है। टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए एक बड़ा सिंपल सा एल्गोरिथम आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। एल्गोरिथम क्या होगा टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। टू कैलकुलेट टी, सबसे पहला स्टेप होगा displace the body from its mean position and find force acting on it, ठीक है। कोई सा भी सिस्टम है, उसका टाइम पीरियड निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप वो ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करो, और उसके ऊपर क्या फोर्स एक्ट कर रहा है वो आप पता करो, ठीक है। दूसरी चीज क्या करनी है आपको, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स मिल गया तो मास से डिवाइड करो, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। और तीसरी चीज, कंपेयर कंपेयर ए विद ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। वो जो एसएचएम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती थी, इस केस में जो एक्सेलरेशन मिला, उसको आप ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से कंपेयर करोगे। अगर इससे मिलती जुलती इक्वेशन है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा होगा, और वहां से आपको ओमेगा मिल जाएगा, ठीक है। हमेशा ये तीन स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, किसी भी तरीके का ऑसिलेटरी मोशन हो, उसका आप टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हो। एक एग्जांपल से ये चीज मैं आपको इलस्ट्रेट करता हूँ, ठीक है। चलो पेज चेंज कर लेते हैं।
ये देखो, ये एक्स एक्सिस, ओरिजिन, एक्स एक्सिस पे a,0 और -a,0 पे दो आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है, Q Q, और ओरिजिन पे एक नेगेटिव चार्ज जिसका मास m है वो रखा हुआ है। ये एक्स एक्सिस पे ये जो दो पॉजिटिव चार्जेस रखे हुए हैं वो फिक्स्ड है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटी को निग्लेक्ट कर देते हैं, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट -q, ये जो ओरिजिन पे चार्ज रखा है उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालो, तो देख के आप बता सकते हो फोर्स कितना रहेगा, 0, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज अगर मैं पूछूं आपको, इफ -q is displaced by y units along positive y axis, find force, फोर्स कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैं लिख देता हूं, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कूलम फोर्स एक्टिंग ऑन इट, मतलब ये ओरिजिन से ऊपर ऐसा y डिस्टेंस आपने डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज यहां पे आ चुका है, ठीक है, ये ग्रीन कलर से जो मैं पॉइंट बना रहा हूं, अब इसके ऊपर नेट कूलम्स फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको कैलकुलेट करना है। और तीसरी चीज, इफ y is very small as compared to a, prove that -q will oscillate simple harmonically. Also find time period, ठीक है। चलो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट क्वेश्चन का आपको करना है, ठीक है। जो मैंने एल्गोरिथम बताया था उसी के हिसाब से, पहली बात तो आप कूलम्स फोर्स निकालोगे, फिर वो फोर्स में आप देखोगे ए एक्सेलरेशन निकाल के ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से मैच कर रहा है कि नहीं, अगर मैच कर रहा होगा तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा और वहां से आपको टाइम पीरियड मिलेगा जल्दी से। चलो देखते हैं, टाइम की कमी है इसलिए मैं ज्यादा टाइम आपको दूंगा नहीं सॉल्व करने के लिए। देखो जब ये यहाँ ग्रीन वाले पॉइंट पे आ चुका होगा तो ये दोनों चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, इनकी वजह से इनके इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा, कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स एंड सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ऐसा होगा फोर्स, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग फोर्स ऐसा होगा एफ डैश। सिमेट्री से आपको ये समझ में आता है कि एफ शुड बी इक्वल टू एफ डैश, और अगर मैग्नीट्यूड पूछूं तो आप बोलोगे के क्यू स्क्वायर अपॉन ये वाली डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, अगर ये वाला डिस्टेंस है ए, ये वर्टिकल डिस्टेंस है वाई, तो हाइपोटेनस होगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, तो होल स्क्वायर, ठीक।
अब ये दोनों फोर्सेस का अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है तो आप देखो, ये इधर की तरफ कंपोनेंट होगा एफ डैश कॉस थीटा, वेयर थीटा इज दिस पर्टिकुलर एंगल, ये वाला भी एंगल थीटा होगा और ये वाला भी एंगल थीटा होगा, और यहां पे आएगा एफ कॉस थीटा। ठीक। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम देखें तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इनके कंपोनेंट्स होंगे एफ साइन थीटा एंड एफ साइन थीटा, है ना। यहां पे मैं लिख देता हूं एफ साइन थीटा एंड एफ डैश साइन थीटा। तो नेट फोर्स होगा मेरे ख्याल से डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, पहली बात तो ये नेट फोर्स नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, और वो कितना होगा 2 f0 साइन थीटा, वेयर f0 इज इक्वल टू f डैश एंड f। ठीक है, जो कि होना चाहिए 2k² अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। अगर ये ट्रायंगल के अंदर देखो साइन थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब y मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसको नीचे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2। ये होगा नेट फोर्स। अगर नेट फोर्स ये है तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसको ही हमें मास से डिवाइड कर देना चाहिए। ये हुआ एक्सेलरेशन। एंड अगर ये एक्सेलरेशन मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, अगर ये एक्सेलरेशन मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मुझे यहाँ माइनस साइन लगाना चाहिए। क्यों माइनस साइन लगाना चाहिए, क्योंकि ये y डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में था, फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन वेक्टर और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है। अब अगर if y is very small as compared to a, तो y स्क्वायर तो बहुत छोटा होगा। जैसे 10 पावर -5 का स्क्वायर क्या होता है, 10 पावर -10, बहुत छोटा है ना। तो y स्क्वायर बहुत छोटा होगा और इसलिए y स्क्वायर को निग्लिजिबल मान सकते हो। उस केस में एक्सेलरेशन कितना होगा, माइनस ऑफ 2k² y अपॉन m। y स्क्वायर को निग्लिजिबल ले लिया तो a स्क्वायर का रूट होगा a मल्टीप्लाइड बाय a क्यूब, है ना। अब अगर आप इसको कंपेयर करो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई से, तो आप बोल सकते हो कि ये SHM तो करेगा, और ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ 2k² अपॉन m a क्यूब, है ना। यहां से आपको मिल जाएगा टाइम पीरियड। ठीक। तो अब ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे क्रैश कोर्स के अंदर क्लास में डिस्कस करने की एक वजह है। ये अगर क्वेश्चन आप देखो तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की किताब में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड पार्ट नहीं है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट है। ठीक है, और इसलिए ये क्वेश्चन जेई मेंस में आ रखा है, थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके। क्या होता है, जितने भी पेपर सेट होते हैं ना, वो एनसीईआरटी से बहुत इंस्पायर्ड होते हैं। ठीक है, तो ऐसा ये सेकंड थर्ड पार्ट भी आ ही सकता है, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया। ठीक है, चलो आगे। अब बात करते हैं भाई सिंपल पेंडुलम के बारे में। सिंपल पेंडुलम, ये सिंपल पेंडुलम क्या चीज होती है, अगर एक स्ट्रिंग को आपने एक छोटे से ऑब्जेक्ट से ऐसा बांध दिया और उसका दूसरा एंड को आपने सीलिंग से कनेक्ट कर दिया, अगर इसको आप थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दो तो ये ऐसा ऑसिलेट करने लग जाएगा। ठीक है, अगर ये थीटा बहुत छोटा है, अगर ये थीटा बहुत छोटा है
तो इसका जो ऑसिलेशन होगा वो ऑलमोस्ट टू एंड फ्रो होगा। मतलब ये थीटा अगर बहुत छोटा होगा तो ये इस पॉइंट से थोड़ा सा आगे जाएगा और फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा। तो ये जो आपको ऐसा सर्कुलर पाथ दिख रहा है वो ऑलमोस्ट ऐसा स्ट्रेट लाइन पे ऐसा टू एंड फ्रो हो जाएगा। उस केस में इसको सिंपल पेंडुलम बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसा स्ट्रिंग से किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने बांध दिया और वो ऑसिलेट कर रहा है, उसको सिंपल पेंडुलम नहीं कहते। वो ऑसिलेशन की खास बात क्या होनी चाहिए? थीटा की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए। ठीक, अगर ये स्ट्रिंग का इफेक्टिव लेंथ है एल, इफेक्टिव लेंथ का क्या मतलब होता है? सीलिंग पे जहां पे ये स्ट्रिंग बंधा है उससे लेके ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास तक, इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस अगर एल है तो टाइम पीरियड अगर आप डिराइव करने बैठोगे तो टाइम पीरियड सिंपल हार्मोनिक मोशन का कितना आता था? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी। ठीक है, बिना डेरिवेशन के ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, ये फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है अगर ये जिस पॉइंट पे कनेक्टेड है वो पॉइंट का कुछ एक्सेलरेशन है। ठीक है, जिस पॉइंट पे कनेक्टेड है उस पॉइंट का कुछ एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो इन एक्सेलरेटेड फ्रेम t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी इफेक्टिव। ठीक है ना, where G effective is equal to G minus A. A is acceleration of the frame. अब ये क्या चीज मैंने लिख दी ये समझो। अगर मान लेते हैं सिंपल पेंडुलम, ये सिंपल पेंडुलम जिस पॉइंट से कनेक्टेड है वो पॉइंट एक लिफ्ट के अंदर है। ठीक है, वो पॉइंट एक लिफ्ट के अंदर है। तो बेसिकली अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है, मान लेते हैं ये देखो, अगर ऐसा एक लिफ्ट, ये लिफ्ट में ये पेंडुलम एक है, लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है ए एक्सेलरेशन से, और मैं आपको पूछ रहा हूं कि इस केस में पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा। तो टाइम पीरियड के लिए आपको फॉर्मूला कौन सा वाला लगाना है? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव क्या होगा? एक्सेलरेशन वेक्टर माइनस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेक्टर माइनस एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम वेक्टर। ठीक है, अब ये इस केस में जी इफेक्टिव अगर आप निकालने बैठोगे तो जी इफेक्टिव इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो आप उसको लिखोगे माइनस जी जे कैप, और इस केस में एक्सेलरेशन इस फ्रेम का किधर है? ऊपर की तरफ है, तो माइनस ऑफ ए जे कैप। ये कितना आया बच्चों? माइनस टाइम्स जी प्लस ए जे कैप। तो जी इफेक्टिव अगर स्केलर वैल्यू देखें तो कितना आएगा? जी प्लस ए। तो टाइम पीरियड कितना होना चाहिए? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी प्लस ए। सिमिलरली अगर यही फ्रेम, यही लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड होता तो उस केस में अगर आप टाइम पीरियड निकालने बैठते पेंडुलम का तो टाइम पीरियड आता 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी माइनस ए। ठीक है, अभी आपको कुछ कुछ पहचाना पहचाना सा लग रहा है। याद है हम लोगों ने जो टेंशन निकाला था एक्सेलरेटेड फ्रेम में, या इफेक्टिव वेट निकाला था, या फॉर दैट मैटर जो प्रेशर निकाला था मूविंग एक्सेलरेटेड फ्लूइड कॉलम में, उनमें जैसे इफेक्टिव जी की वैल्यू चेंज होती थी, अपवर्ड एक्सेलरेशन में जी प्लस ए हो जाता था, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन में जी माइनस ए हो जाता था, वही वाली चीज है ना। तो यहाँ पे आपको बड़े अच्छे से याद रखना है। तो अगर आपके एग्जाम में एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो कि एक पेंडुलम एक लिफ्ट के अंदर है, लिफ्ट का फ्री फॉल हो रहा है, बताओ टाइम पीरियड कितना होगा, तो आपका जवाब क्या होगा? अगर ये लिफ्ट का फ्री फॉल हो रहा होता तो टाइम पीरियड कितना होता? नीचे ए की वैल्यू जी पुट करते, जी माइनस जी क्या होता? जीरो। एल अपॉन जीरो क्या होता? इन्फिनिटी को टेंड करता। इन्फिनिटी को टेंड करने का मतलब क्या होता? टाइम पीरियड इनफाइनाइट का मतलब क्या है? कि एक्चुअली वो पेंडुलम ऑसिलेट ही नहीं कर रहा है ना। तो फ्री फॉल के अंदर पेंडुलम ऑसिलेट नहीं कर सकता।
ठीक, तो सिंपल पेंडुलम के केस में ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब सिंपल पेंडुलम में कुछ क्वेश्चन और दूसरे तरीके के भी आ सकते हैं, जैसे कि एक पेंडुलम था, ऐसा एक सिंपल पेंडुलम, उसको हम लोगों ने एक लिक्विड के अंदर डाल दिया। ठीक है, ये लिक्विड की डेंसिटी है सिग्मा और ये पेंडुलम का डेंसिटी है रो। ठीक है, अब बताओ इसका टाइम पीरियड कितना होगा। ठीक है, तो अब फिर से आपको कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा। अब ये अगर ये पेंडुलम फ्लूइड के अंदर है तो इसके ऊपर एक बायन फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट करेगा और वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा। ठीक है, नेट नेट वैल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नेट पुलिंग फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, वेट माइनस बायन फोर्स। वेट होगा रो जी वी माइनस बायन फोर्स क्या होगा, सिग्मा जी वी। और इसलिए एक्सेलरेशन की डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो नेट वैल्यू होगी, जिसको हम जी जी इफेक्टिव बोलेंगे, इसी को आप मास से डिवाइड कर दो, मतलब कि रो वी से डिवाइड कर दो, तो ये आपको मिलेगा 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो मल्टीप्लाइड बाय जी। और इसलिए एक 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 फ्लूइड के अंदर अगर एक पेंडुलम है तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो मल्टीप्लाइड बाय जी। सिग्मा क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, रो क्या था, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतनी चीज आपको और सिंपल पेंडुलम के केस में याद रखनी है। ठीक है, किसी अगर फ्लूइड के अंदर डाल दिए तो नेट पुलिंग फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन निकालो, उस और वहां से एक्सेलरेशन निकालो, उसको पुट करो, आंसर मिलेगा। ठीक, आखिर में हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोगों ने ब्रीफली अभी तक डिस्कस क्या क्या किया, काइनेमेटिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्कस किया हम लोगों ने, उसके बाद में हम लोगों ने स्प्रिंग मास सिस्टम डिस्कस किया और हम लोगों ने सिंपल पेंडुलम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया। अब हम लोग बात करना चाहते हैं एनर्जी इन एसएचएम। अगर एक सिस्टम है, उसका पोजीशन है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो वेलोसिटी होगा बच्चों ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और यही वेलोसिटी ए सॉरी ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल भी होगा। अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, काइनेटिक एनर्जी, तो क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। वी की वैल्यू ये पहली इक्वेशन से पुट करेंगे तो हमें काइनेटिक एनर्जी मिलेगा हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अगर दूसरी इक्वेशन से हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा आपको हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पहली इक्वेशन आपको काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रही है और दूसरी इक्वेशन आपको काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दे रही है। ठीक, इतनी बात समझ में आती है। आगे देखते हैं, अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या करोगे आप, पोटेंशियल एनर्जी, चलो मान लेते हैं ये स्प्रिंग मास सिस्टम होता, स्प्रिंग मास सिस्टम होता तो आप पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते, हाफ के एक्स स्क्वायर लिखते। लेकिन स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू होता था के अपॉन एम, इसका मतलब के इज इक्वल टू क्या होगा, एम ओमेगा स्क्वायर। तो इसको आप हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर भी तो लिख सकते हो, है ना। तो ये पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन मिला। अगर x की वैल्यू a साइन ओमेगा टी पुट करोगे तो u इज इक्वल टू हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आपको पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन मिला। ठीक है, तो जैसे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हम लोगों ने टाइम के साथ साथ कैसे वेरी करता था ये देखा था, और पोजीशन के साथ साथ कैसे वेरी करता था ये देखा था। उसी तरीके से ये चार इक्वेशन के अंदर हम लोगों ने देख लिया टाइम के साथ और पोजीशन के साथ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैसे वेरी करती है। मोर ओवर, अगर मैं आपको पूछूं काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो आपका जवाब होगा यहाँ पे
cos स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू 1 पुट करो तो कितना आएगा, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं पूछूं ये मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, तो आपका जवाब होगा कि जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। वेलोसिटी मैक्सिमम कब होती थी, एट मीन पोजीशन, ठीक है ना। तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहां पे होगी, मीन पोजीशन पे। सिमिलरली मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं आपको पूछूं, तो आप बोलोगे यहां पे पोटेंशियल एनर्जी वाली इक्वेशन में आप, आई थिंक हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ये होगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी ना, ठीक है। साइन की वैल्यू 1 पुट करो, साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 पुट करो तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं पूछूं कहां होगी ये वैल्यू, तो आप बोलोगे एक्सट्रीम पोजीशंस पे, क्योंकि वहां पे एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है। एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। मोर ओवर किसी भी टाइम पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम अगर आप निकालने बैठो तो होगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, तो कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी होता है 1, तो इसलिए टोटल एनर्जी सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, जो कि रहेगी कांस्टेंट, ठीक है। चलो, जितनी चीजें मैंने बोली जल्दी से उसको समराइज कर देते हैं। टोटल एनर्जी जो होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो कांस्टेंट होती है, और वो टोटल एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहां पे होती है, मेन पोजीशन पे, ठीक है। ठीक, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहां होती है, एक्सट्रीम पोजीशंस पे, और उसकी वैल्यू भी कितनी होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक। तो ये दो तीन फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट पेज, ठीक। If position of a particle in SHM is given by x is equal to 6 sine pi by 4t, find position at which kinetic energy is equal to potential energy। वो पोजीशन निकालो जहां पे काइनेटिक एनर्जी पोजीशन एनर्जी के पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। ओके, बहुत सारे लोगों ने किया है। देखो, काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, ये इक्वेशन की जरूरत भी नहीं थी, मैंने ऐसे ही दे दी थी।
काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन था हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन था हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल है तो आप बोल सकते हो इफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, तो आप कह सकते हो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, या फिर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, या x इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2 का रूट, मतलब प्लस माइनस a अपॉन रूट 2। एम्पलीट्यूड का 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स पॉजिटिव साइड पे और नेगेटिव साइड पे, ये दोनों ऐसी पोजीशंस होती हैं जहां पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फेज की वैल्यू होती है वो पाई बाय 4 हो जाती है, और आपको मालूम है साइन पाई बाय 4 और कॉस पाई बाय 4 की वैल्यूज इक्वल होती हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपको काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का एनर्जी प्रोफाइल एसएचएम में बना के दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का होता है। सपोज एक पार्टिकल है, वो एक्स एक्सिस पे सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहा है। अगर हम एनर्जी प्लॉट करना चाहते हैं, मीन पोजीशन उसका ओरिजिन पे है, a कॉमा 0 और माइनस a कॉमा 0 के बीच में हम अगर एनर्जी प्लॉट करना चाहते हैं, तो ये एनर्जी पहली बात तो माइनस a से प्लस a तक टोटल मैकेनिकल एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट रहता है, और वो कांस्टेंट एनर्जी कितनी होती थी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। अगर बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो ग्रीन कलर से मैं पोटेंशियल एनर्जी बना रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशंस पे बहुत ज्यादा होती है, इनफैक्ट मैक्सिमम होती है, और ये ऐसा पैराबोलिकली डिक्रीज करती चली जाती है। मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। आसमानी कलर से हम बना लेते हैं काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। एक्सट्रीम पोजीशंस पे वेलोसिटी 0 हो जाती है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी 0, और मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये है काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जिस पॉइंट पे एक जैसे होते हैं, इक्वल वैल्यूज होती है, वो पॉइंट कौन सा वाला है, a अपॉन रूट 2 कॉमा 0, और इधर माइनस a अपॉन रूट 2 कॉमा 0। बहुत बारी क्वेश्चन ये वाला आता है, ठीक है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और इस वक्त एनर्जी, ये पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही कितनी होती है, ई नॉट बाई टू, ई नॉट बाई टू, ई नॉट ये वाली वैल्यू। ठीक है, चलो आज की क्लास में मेरे ख्याल से काफी चीजें हम लोगों ने कर ली। मैं एक बार जल्दी से समराइज कर देता हूँ क्या क्या हम लोगों ने किया है। मैंने सबसे पहले आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का काइनेमेटिक्स पढ़ाया। उसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया स्प्रिंग मास सिस्टम के बारे में, सिंपल पेंडुलम के बारे में, और आखिर में हम लोगों ने चर्चा करी एनर्जी के बारे में। मैंने आपको ये भी बताया कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशंस पे। ये जितनी भी चीजें मैं बोल रहा हूँ आपको, थियोरेटिकल चीजें हैं, ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस बन के आपके एग्जाम में आते हैं। तो छोटी छोटी चीजें अगर आप याद रखोगे तो बहुत सारे वो वाले क्वेश्चंस जो कि 10 सेकंड में सिर्फ आपको पढ़ के टिक करना रहता है, वो सारे क्वेश्चंस होते चले जाएंगे। और ये छोटे छोटे वाले क्वेश्चंस जितने भी आप जितना कॉन्फिडेंटली एग्जाम में सॉल्व करोगे, उतना ज्यादा टाइम बचेगा आपको बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हाँ, मोर और लेस आज के लिए इतना ही। आई थिंक ठीक ठाक चीजें हम लोगों ने कर ली। अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास, आई थिंक फिजिक्स की अगली क्लास होगी मंडे। जब मंडे को हम लोग मिलेंगे, तो उस दिन मेरा जो डाउट क्लास होता है वो भी रहेगा। वो डाउट क्लास के अंदर
हम लोग एसएचएम और वेव्स दोनों के डाउट्स लेंगे, ठीक है। वेव्स सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक्सटेंशन है, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग वेव्स पढ़ने वाले हैं। आप लोग वेव्स थोड़ा सा रिवाइज करके आओगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि वेव्स में मैं आपको क्या क्या पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। पहली बात तो वेव्स दो तरीके की होती थी, लॉन्गिट्यूडनल वेव, मैकेनिकल वेव्स की अगर हम बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती थी, ठीक है, और ट्रांसवर्स वेव्स होती थी, ठीक। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों तरह की वेव्स की वेलोसिटी क्या होती है अलग अलग मीडियम में, उसकी हम लोग बात करेंगे। हम लोग साइनोसाइडल प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स देखेंगे और हम लोग स्टैंडिंग वेव्स देखेंगे, ठीक है। स्टैंडिंग वेव्स में मोड्स ऑफ ऑसिलेशन और ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो अभी के लिए आप लोग थोड़ा सा रेस्ट लो और फिर अगली क्लास के लिए वापस आओ। अगले बार डाउट सेशन में, आज मैंने आपका चैट नहीं खोला क्योंकि ऑब्वियसली टाइम हो गया है, अभी तुरंत तो डाउट्स ले भी नहीं पाऊंगा, ठीक है। अगली क्लास में जब डाउट सेशन होगा उसमें चैट में आप सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स दोनों के ही डाउट्स एक साथ पूछना, ठीक है। बैठ के वो सारे हम लोग डाउट्स कर लेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू वेरी मच।